चलो स्टार्ट कर। ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर्स। ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर्स का मतलब क्या होता है? देखो, समझना। मान लो एक साइड बहुत सारे लोग हैं और दूसरी साइड भी। ये केस होता है जॉइंट प्रोमिसर जॉइंट प्रोमिसर का। यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है बट पार्टीज मल्टीपल। इसको क्या कहते हैं? जॉइंट प्रोमिसर या प्रोमिसी वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ठीक है। है ना? तो जब when two or more persons jointly make a promise, है ना, तो फिर किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कोई एक भी परफॉर्म कर सकता है, तो कोई एक भी कर सकता है। अदरवाइज इन जनरल किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? सभी को। है ना? यानी सबकी जिम्मेदारी है एक तरीके से। अच्छा, किसी एक की डेथ हो जाती है तो मान लो ये चार लोग हैं, एक की डेथ हो गई तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस ये तीन, और सबकी डेथ हो जाती है तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के क्या करेंगे? निभाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आ रहा है समझ में? हम लोग जनरली क्या मान करके चल रहे हैं कि एक पार्टी प्रोमिसर एक पार्टी प्रोमिसी। वैसे दोनों प्रोमिसर प्रोमिसी होते हैं, पर जनरली जो स्टार्ट करता है उसको हम लोग प्रोमिसर बोलते हैं। क्लियर है? तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी लोगों के साथ ज्वाइंटली परफॉर्म करेगा। सबकी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मस्ट ज्वाइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। आ रहा है ये समझ में? ठीक। एग्जाम्पल देखो। ए बी और सी ने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया डी को कितने रुपए देने के लिए बेटा? 6 लाख। तो इन सब को क्या करना पड़ेगा बेटा? ज्वाइंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। मान लो ए की डेथ हो गई तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी के साथ मिलकर के परफॉर्म करेंगे। अगर बी और सी की भी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव तीनों के मिलकर के डी को पेमेंट करें। बोलो ये क्लियर है? पर्सनल स्किल होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? ओह, ये एक बार एक काम करो, थोड़ा सा देख लो इसको। है ना? पूरा शुरू से परफॉर्मेंस से एक बार यहाँ तक का देख लो, थोड़ा याद आ जाए। और पूछ लो कोई डाउट है तो। ले लो 5 मिनट प्रॉपर और पूछ लो अगर कोई डाउट है तो।
हम्म। ठीक है, पढ़ के मुझे बता देना है ना। हो गया पूरा, है ना। चलो, अब देखते हैं बेटा अपन लोग क्या सक्सेशन और असाइनमेंट। देखो, जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेता है ना, ठीक है, तो उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसको निभाना है। अब मान लो कि क्या हो रहा है, वो चाहता कोई और कर दे परफॉर्म। ठीक है, तो क्या होगा, कर सकता है क्या, वो किसी और को असाइन। तो जब वो असाइन करेगा तो वो सामने वाले से पूछ भी लेगा। आ रहा है ये समझ में, है ना। मतलब मान लो कि अ, मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई और परफॉर्म कर लेगा, तो ये बात मेरी तुमसे भी होनी जरूरी है ना। ये क्लियर है। दिस इज नोन एज असाइनमेंट। अब समझना, आमतौर पर अगर मान लो कि तुमसे बिना पूछे मुझे असाइन करना है ना, मैं तुम्हें कैलकुलेटर बेच रहा हूँ और तुमसे क्या चाहिए मुझे, पैसे। ठीक है, तो अब जो मिलने वाले पैसे हैं उसका असाइन मैं किसी और को दे दूं, असाइनमेंट मतलब कि मैं बोलूँ कि कोई एक रोहित नाम का व्यक्ति वो पैसे ले लेगा, मुझे मत देना, उसको दे देना, या मैं उससे बोलूँ कि भाई तुम ले लेना मेरे बिहाफ में पैसे, मैंने साइन वाइन करके दे दिया, तो क्या होगा, इट्स ओके, कर सकता है वो पर्सन, है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। ये क्लियर है कि नहीं, है ना। तो पॉइंट ये है कि भाई सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब सामने वाला व्यक्ति आपका जो बेनिफिट है वो रिसीव कर सकता है। पर मान लो कि मैंने लोन लिया है कहीं से, मैं लोन लिया और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार ये चुका देगा, कोई और चुका देगा। सोच करके देखो, अगर मैं किसी और व्यक्ति को असाइन कर दूं अपनी जिम्मेदारी, तो क्रेडिटर मुश्किल में पड़ सकता है। इसीलिए कानून ने क्या बोला कि आपको जो मिलने वाला बेनिफिट है ना, वो आप किसी तीसरे व्यक्ति को दे दो, पर आप अपनी लायबिलिटी किसी तीसरे व्यक्ति पर अगर दोगे तो फिर ये बात सामने वाले से कंफर्म होनी जरूरी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। यानी अगर एज ए जनरल रूल अपन इसको डिस्कस करें तो क्या मैटर है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, आए ये समझ में, क्लियर है है ना। अच्छा, सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन है कि देखो भाई, मान लो कि मेरे ऊपर कोई, मेरे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरी डेथ के बाद क्या मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहां पर जो है ना बेटा, यहां पर बेनिफिट और लायबिलिटी दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर। आ रहा है ये समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो देखो, मीनिंग ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन अकर्स व्हेन द बेनिफिट्स, सर गाड़ी दिक्कत कर रही सर, बंद हो गई थी। हर दूसरे तीसरे दिन तुम किसी ना किसी कारण से लेट हो नहीं सर, आपसे मतलब रहे बंधु बात से आने डालता है कितना मारा। हो। चलो, succession occurs when benefits and sometimes burden of a contract are passed on by operation of law to legal heir और representative। जैसे कि बेटा है, उसको पापा की एस्टेट मिली आफ्टर फादर्स डेथ, he inherits the father's asset and also become liable to pay any debts that were owed by the father during his lifetime। बट इसमें कैच है एक, क्या, कि लाइबिलिटी उसके सर पर उतनी ही आएगी जितने उसको क्या मिले हैं, असेट।
उसके सर पर जिम्मेदारी उतनी ही आएगी जितनी उसको प्रॉपर्टी मिली, उसकी लाइबिलिटी उतनी ही आएगी जितने उसको असेट मिली। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो जिम्मेदारी है लीगल हायरार्की फॉर डेट्स इज कैप्ड एट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड। मतलब लाइबिलिटी जो है, जो मिली है सक्सेशन होकर के, वो मैक्सिमम उतनी होगी जितने की एसेट मिली है ना, या कम होगी, लाइबिलिटी ज्यादा नहीं हो सकती। तो मान लो फादर की जो डेट है वो प्रॉपर्टी से एक्सीड कर रही है, तो सन जो है वो उस एक्स्ट्रा लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है बेटा, है ना। अब देखते हैं असाइनमेंट का मीनिंग। तो याद रखना बेटा, सक्सेशन आएगा, असाइनमेंट आएगा, तो क्या आंसर करना है ना। डेफिनेशन इन असाइनमेंट, एक पार्टी डेलिबरेटली किसी और को ट्रांसफर कर रही है, असाइन कर रही है द बेनिफिट ऑफ अ प्रॉमिस टू अनदर पर्सन, जो कि क्या कहलाया, असाइनी। ठीक है बेटा। However, the burden under contract generally cannot be assigned by to a third party without the other contracting parties assent। मतलब अगर मैं किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना बर्डन असाइन कर रहा हूं, तो ये बात मुझे किससे पूछनी पड़ेगी, जो क्रेडिटर है उससे। मतलब मैंने लोन लिया है, मैं अपने लोन की लायबिलिटी किसी दूसरे को अगर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मुझे ये किससे पूछना पड़ेगा, क्रेडिटर से। पर अगर डेथ हो गई तो फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। सक्सेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस समझ रहे हैं अपन लोग। ठीक है ना। ठीक है, नो ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज। A debtor cannot assign his obligation to repay a debt to someone else unilaterally। ठीक है ना। मतलब भाई कोई डेटर है जिसके सर पर उधार है, वो अपना उधार दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है कि अपने आप से अकेले, नहीं। ये बात उसे किससे किससे पूछनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स। इफ ही डज द क्रेडिटर स्टिल कैन एनफोर्स द डेट अगेंस्ट द, मान लो कि उसने किसी और को बोला कि तुम चुका दें, तो भी क्रेडिटर मांगेगा किससे पैसे, ओरिजिनल डेटर से। If he does, the creditor can still enforce the debt against the original debtor unless the creditor explicitly consent to a novation। ठीक है, मतलब नोवेशन क्या होता है बेटा, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेना, है ना। जो नया व्यक्ति है उसको एज ए डेटर एक्सेप्ट कर लेता है अगर क्रेडिटर, तो इस सिचुएशन को ही क्या बोला जाएगा, नोवेशन। इसके लिए एक और नाम है ट्री पार्टी एग्रीमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ेंगे। सर फिर एंडोर्समेंट के केस में तो एंडोर्समेंट वर्ड नॉर्मली यूज होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, है ना। बात वही, एंडोर्समेंट में बेनिफिट असाइन करता हूँ किसी अन्य व्यक्ति को। जैसे जब पैसे लेने रहते हैं तो अपन दूसरे को एंडोर्स कर देते हैं कि तुम ले लेना, तो बेनिफिट तो असाइन कर ही सकते हैं ना। उसमें फिर भी तो एंडोर्स होता है, पैसे लेने रहते हैं तो। पैसे लेने रहते हैं मुझे, तो अधिकार है। क्लियर है ना। यस। फिर असाइनिंग बेनिफिट्स होंगे। क्रेडिटर में असाइन द राइट टू रिसीव पेमेंट टू अ थर्ड पर्सन। द असाइनी कैन देन कलेक्ट द डेट फ्रॉम द डेटर। However, if the benefit is tied with a personal skill or confidence or includes liability, it cannot be assigned। रीड कर लो उसको।
ये डिफरेंस ऐसे भी दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, इसको इसको रीड कर लो डिफरेंस को। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो ही सकता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के बनने का तरीका मत सोचो। अरे सुन, कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से बनता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। ये मैटर नहीं। यहां पर मैटर है कि कॉन्ट्रैक्ट बन ही सकता है या नहीं। समझ में आ रहा है? यूनिलैटरल एक्ट से हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इम्प्लाइड में भी कंडक्ट से तो मैं कम्युनिकेट करता ही हूं। यहां तो जीरो कम्युनिकेशन। जब मैं अपने असेट ट्रांसफर कर रहा हूँ कि भैया तुम ले लेना, तो भी मैं क्रेडिटर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, सिर्फ मैं अपना बेनिफिट असाइन कर दे रहा हूँ, एंड नाउ द अदर पर्सन इज एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट्स। पर मान लो कि अपन देखो, कानून का रेलेवेंस समझना है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका पता क्या होता है? उस प्रोविजन को हटा करके नोटिस करो क्या बुरा हो जाएगा। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो प्रोविजन जो है वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो भी आपका जो कानून का प्रोविजन है ना, इट एक्चुअली सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। तो जैसे इन लोगों ने बोला, पहले तो ये टॉपिक ही क्यों आए, सक्सेशन और असाइनमेंट। क्योंकि कई बार कोई अगर बंदा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या वो बाहर जा रहा है, तो क्या वो दूसरे को अधिकार दे करके जा सकता है कि यार मेरे बिहाफ में रिसीव कर लेगा? तो कानून ने बोला कि हाँ ये अलाउड है, नहीं तो फिर जो परफॉर्म करने वाले हैं वो मना कर देंगे। ये तो सिंपल है ना, कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैंने घर वालों को बोल दिया, दोस्त को बोल दिया, मेरे बिहाफ में रिसीव कर लेगा। ये सिंपल है और इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं। पर समस्या तब आती है जब मैं बोलूं किसी को क्या, कि भैया मैंने 1 लाख का लोन लिया है, तुम मेरे बिहाफ में पे कर दे। समझ में आ रहा है? अब वो नहीं कर पाया पे, तो मैं क्रेडिटर से बोल रहा हूँ कि भैया अब तुम जानो और वो जाने। इस चीज को कानून ने इन जनरल अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मैं लोन लूंगा और मैं अपनी लाइबिलिटी किसी भिखारी को ट्रांसफर करूँ, क्या होगा उससे? वो पे नहीं कर पाएगा, मेरी ऑब्लिगेशन खत्म। तो ऐसा करने थोड़ी देंगे। ऐसा तो फिर हर व्यक्ति क्या करेगा, यही करने वाला है। ये क्लियर है? तो फिर क्या होगा, आप क्या करोगे? असाइनमेंट जब भी करोगे लाइबिलिटी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू आस्क। किससे? क्लियर है ना? इसलिए हमने बोला कि भैया बेनिफिट तो इन जनरल आप असाइन कर सकते हो, लाइबिलिटी नहीं करोगे। बोलो।
ठीक है। फिर से नहीं, मेन डेटा लेवल नहीं होगा तब, क्योंकि अगर क्रेडिटर ने अग्री कर लिया है तो मतलब यहाँ पर नोवेशन हो गया है, अब मैं जिम्मेदारी छोड़ करके दूसरे को दे चुका हूँ। ठीक है। देखो, अ फादर ओज डेट ऑफ 10 lakhs, की डेथ हो गई और वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया बेटा कितने की, 8 लाख की। ठीक है ना। अब बाय सक्सेशन द सन इनहेरिट्स द 8 lakh प्रॉपर्टी, द सन मस्ट पे द फादर्स डेट ओनली अप टू 8 लाख। तो अगर उसको 8 लाख की प्रॉपर्टी मिली है तो वो कितने तक की लायबिलिटी चुकाएगा, बताओ। बताओ बताओ। ठीक है, यस। क्लियर है ना। चलो, भी रिकवर्ड है ना। डेटर के सर पर 10 लाख का उधार था, तो डेटर किसी और को नहीं दे सकता कि चलो एक्स पे कर देगा मेरा, ये नहीं कर सकता वो। क्लियर है, क्लियर यस। है ना। एंड रिमूव हिज ओन लाइबिलिटी अनलेस ही अग्रीज टू नो। ठीक बात है। कोई एग्रीमेंट अगर नहीं है तो डी विल रिमेन लाइव। चलो, अब हम बात करते हैं बेटा जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी की। ठीक है ना। तो डिवोल्यूशन का मीनिंग लिख लो, ट्रांसफर। डिवोल्यूशन मतलब ट्रांसफर। ठीक है। रूल क्या है, वेन टू और मोर पर्सन, ठीक है, मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, दे मस्ट ऑल फुलफिल द प्रॉमिस टुगेदर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। सबसे पहली बात कि अगर दो लोगों ने, मतलब जॉइंट प्रॉमिस का मतलब क्या है कि एक साइड में दो से अधिक लोग हैं, जैसे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है ना। अगर मैं एक साइड में नंबर ऑफ पार्टीज बढ़ा दूं तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बढ़े, कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, बट यहाँ पर दो पार्टीज है। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर मामला काय का आ गया, जॉइंट प्रॉमिस का। तो जब दो लोगों ने प्रॉमिस किया है तो दोनों की जिम्मेदारी है प्रॉमिस को पूरा करने की। अगर किसी एक की भी डेथ हो जाती है ना, मान लो कि ए है और बी है, ए की डेथ हो गई तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी के साथ मिलकर के परफॉर्म करेगा। और अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर के जो है वो क्या करेंगे बेटा, परफॉर्म करेंगे। बोलो, क्लियर है ये, यस। है ना। आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। जैसे देखो, एक्स वाई जेड ने पैसा उधार लिया, तो इनको जब तक जिंदा है तो चुकाना है ये पैसा सबको मिल करके। एक्स की डेथ हो गई तो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव वाई और जेड के साथ मिल करके पैसा चुकाएगा। क्लियर है। अगर वाई और जेड की भी डेथ हो गई
तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके पैसे चुकाएंगे बेटा। क्या है, क्लियर यस। है ना? और दिस अप्लाइज अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन। मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और ना लिखा हो तब तक क्या होगा, यही चलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि डेथ में खत्म हो जाएगा? हाँ बेटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? हेलो? यस सर। है ना? फिर क्या है? when joint promisers do not discharge voluntarily। अब देखो, section 43 clarifies the consequences if joint promisor do not fulfill their obligations by themselves। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ, सर मतलब कि क्या चीज? इसका मतलब कि वो डू नॉट डिस्चार्ज वॉलंटरी। अरे, यही अपने को ये टॉपिक की हेडिंग बता रहा है कि जॉइंट प्रोमिसर थे और उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन नहीं निभाई, तो अब क्या होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझो। देखो, ये देखो यहां पर है ना, ए बी और सी ने मिलकर के डी से वादा किया। चलो, लोन लिया इन लोगों ने, कितने का लोन लिया बेटा? 6 लाख का। क्लियर है? यस। है ना? अब क्या हो रहा है कि डी को पैसे लेने। अब समझना, मान लो मना कर रहा है ना कोई भी, यहां पर इन जनरल डी को जो अधिकार है वो पता है क्या है, कि वो किसी एक से पूरे 6 लाख ले सकता है। किसी एक को भी कंपेल कर, परेशान मत होना, सब लॉजिकल है और बहुत प्रॉपर है। जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पहले एकदम से विरोध मत लाना अपने मन में, एक्सेप्टेंस रखना। सब सही है और लॉजिकल है और तुम मानोगे भी इस बात को, पर पहले रेजिस्टेंस आ जाएगा तो आगे का सुन भी नहीं पाऊंगा। है ना? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में इस तरीके के रेजिस्टेंस इमीडिएटली आ जाते हैं, मैं रुक ही नहीं पाता कि अरे ये गलत है, अरे ये गलत है, ऐसा। ठीक है ना? इसलिए एक्सेप्ट करो, ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी एक से पूरा अपन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये लगता है कि अरे ये तो अनफेयर है, किसी एक को पूरा करना पड़ेगा। यहां पर सी जो है उसको ये अधिकार देंगे कि वो उन ए और बी से उनके हिस्से मांग सकता है। पॉइंट ये है कि क्रेडिटर को तीनों मिलकर के परेशान नहीं करेंगे कि ए बोल रहा बी के पास जाओ, बी बोल रहा सी के पास जाओ। ये सब नौटंकी जो है वो डी नहीं सहेगा। ये इस बात को इंश्योर किया है किसने बेटा? कानून ने। समझ आया बेटा? हेलो? यस। है ना? ठीक है, तो promisee may compel any one or more promises. In the absence of an express agreement to the contrary, the promisee can demand any one or more of the joint promisers to perform the entire promise। मतलब किसी एक को कंपेल मतलब मजबूर कर सकते हैं, काय के लिए? पूरा परफॉर्म करने के लिए। क्लियर यस। है ना? दिस इफेक्टिवली मीन्स कि लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल। बच्चों, जॉइंट एंड सेवरल लिख लो। सेवरल मतलब इंडिविजुअल, मतलब तीनों की लायबिलिटी साथ में भी है और अलग अलग से भी है, यानी किसी एक को भी पूरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
बोलो। ठीक है बेटा, है ना? अच्छा, जिस किसी व्यक्ति से पूरा पैसा भरवाया जाएगा उसके पास अधिकार है बाकी लोगों से, बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर से कंट्रीब्यूशन मांगने का। इफ वन प्रोमिसर इज फोर्स्ड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट ही मे सी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर प्रोमिसर्स इन इक्वल शेयर्स अनलेस द कॉन्ट्ररी सेज अदरवाइज। बोलो। किसी एक को पूरा लोन चुकाना पड़ा, ये वाला एग्जांपल देखो। मान लो सी को पूरा चुकाना पड़ा, तो सी ए और बी से कितने कितने पैसे मांग लेगा बेटा? 2-2 लाख रुपए। सिंपल बात यस। है ना? अब शेयरिंग ऑफ लॉस इफ अ प्रोमिसर डिफॉल्ट्स। मान लो यहां पर ए जो है वो बेटा इंसॉल्वेंट ही हो गया। ए जो है वो इंसॉल्वेंट ही हो गया और सी को पूरा पैसा चुकाना पड़ा। तो सी बी से कितना पैसा मांग लेगा बेटा? 3 लाख। समझ में आया? बोलो बोलो। ठीक है। अच्छा, अब अपन लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ेंगे गारंटी वाला, जो आगे आएगा उस पे बेस्ड है ये फोर्थ वाला पॉइंट। श्योरिटी जो होता है ना, वो कौन होता है? गारंटर, है ना? तो गारंटर जो है उसके अधिकारों, उसके अधिकार सुरक्षित है। ये पॉइंट बाद में ही अपन लोग डिस्कस करेंगे जब अपन गारंटी डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, अभी इसको रीड करो पूरा, इन एग्जाम्पल के साथ रीड करो और बताओ कोई इश्यू है तो।
सर एग्जांपल नंबर 16 तो है। कौन सा वाला बेटा? एग्जांपल 16। 16। यस। XYZ के सर पे उधार था 6,000 का। यस। तो ए जो है वो किसी एक पे पूरा 6,000 का केस कर सकता है। सपोज जेड ने पूरे पैसे पे कर दिए और एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, यस। लेकिन आधे पैसे उससे मिल गए। मतलब 6,000 का उधार था, एक्स से एक्स जो है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, पर 1,000 रुपये दे दिया उसने। ये है ना। हाफ ऑफ द लिमिट है। तो एक्स के हिस्से की कितनी उधारी थी? XYZ तीनों पे 6,000 की उधारी थी, तो एक्स के हिस्से की कितनी थी? 2,000 ना। तो एक्स ने कितना चुका दिया? 1,000। तो टोटल उधारी बची कितनी? 5,000। 5,000 किसने चुकाई बेटा? जेड ने। वो कितना रिकवर कर लेगा वाई से? 2,500। यस। बोलो। ठीक है। ठीक है। ठीक बात है ना। चलो, अब देखो। सेक्शन 43 इंश्योर्स जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स लायबिलिटी इन बोथ जॉइंट एंड सेवरल। किसी भी एक से पूरा पैसा मांगा जा सकता है। रीड कर लिया आप लोगों ने पूरा बताया? चलिए, सेक्शन 44 देखिए। अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को क्रेडिटर ने रिलीज करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाएगा। अगर क्रेडिटर ने किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाएगा। रिलीज करने का मतलब क्या है? कि उसकी लायबिलिटी खत्म करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, ए, बी और सी की लायबिलिटी है बेटा किसके टुवर्ड्स? डी के टुवर्ड्स। इन तीनों के ऊपर 6,000 रुपए की उधारी है। तो ए के ऊपर बेसिकली कितनी आई? 2,000, है ना। अब डी के पास क्या ये अधिकार है कि वो सी से अकेले पूरा मांग ले? क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो सी और बी से पूरा मांग ले? हाँ। तो मान लो डी ने सी से पूरा पैसा मांग लिया और उसने बोला कि ए जो है वो रिलीज्ड। तो डी अगर ऐसा बोल भी दे तो भी बी और सी के पास ये अधिकार रहेंगे कि वो किससे पैसा वसूल ले? डी नहीं मांगेगा, बट बी और सी को अगर एक्स्ट्रा देना पड़ा तो वो मांगेंगे नहीं। नहीं सर, जैसे 2,000 रुपये बैठ रहे हैं सबके उसमें, डी 4,000 मांगेगा कि 6,000 मांगेगा? डी 6,000 तो मांग ही सकता है ना पूरे बी और सी से। नहीं सर, जब ए को फ्री करेगा। जब वो ए को फ्री कर रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो वैसे भी सी से पूरा पैसा मांग सकता है। वो कह रहा है कि मैं ए से पैसे नहीं मांगूंगा, पर बी का ये, पैसे भी नहीं मांगूंगा। मेरा पॉइंट सुन लो। Yes. कोई भी केस बना लो ना। मैं तुमको एक जो बता रहा हूं उससे तुम कोई भी केस बना सकते हो। पहले एक पूरा सुनो। डी जो है वो ए को रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। आ रहा है समझ में? अब चाहे वो 4,000 मांगे, 6,000 मांगे या कितने भी मांगे, किससे? बाकी बी और सी से। समझ में आ रहा है? जितना भी मांगेगा बी और सी के पास ये अधिकार है कि वो ए से उसका कंट्रीब्यूशन मांगे। क्योंकि जो भी उधार चुकाना पड़ा वो तीनों के हिस्से का रहेगा। जो भी डिस्काउंट मिलेगा वो तीनों के हिस्से का रहेगा, किसी एक का नहीं हो सकता। सर जैसे 3 लोग हैं, मैंने उनको 6,000 रुपये उधार दिया है।
तो उनमें से मैंने एक जन को बोल दिया कि तुम पैसे मत देना, जैसे 6,000 मतलब 2,000 तीन लोगों को देने हैं। मैंने एक को बोल दिया कि तुम्हारे तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यही तो खूबसूरती है जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट की। तुम इसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे तुमने तीन लोगों से तीन कॉन्ट्रैक्ट किए हो। क्या तुमने तीन लोगों से तीन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं? तो फिर तुम कैसे तय कर रहे हो कि भाई इसका 2,000 छूट जाएगा? कानून क्या बोल रहा है कि तीनों से कंबाइंड तुमको 6,000 रुपये लेने हैं। तुम किसी एक से पूरा 6,000 मांग सकते हो। तुम थोड़ी तय करोगे कि तीनों का 2-2 हजार है। ये उनका आपस का मैटर है कि वो 2-2 हजार है। तो डी किसी एक को रिलीज करने की कोशिश करेगा भी तो डी उससे पैसे नहीं मांगेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग के भी अधिकार खत्म हो गए। बाकी लोग तो उससे पैसे मांग ही सकते हैं ना। नहीं आया समझ में? आप इसको तीन कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। समझ गए क्या? कोई डाउट है? है ना? हाँ। नहीं, इसके पहले वाले पॉइंट में हमने ये सीखा कि क्या वो किसी एक से पूरा पैसा मांग सकता है। उसने किसी को रिलीज नहीं किया था। यहाँ वो किसी एक को बोल रहा है जाओ इससे पैसे नहीं मांग, तो भी वो रिलीज नहीं हुआ। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि भाई अगर अलग अलग सिचुएशन होती है तो कानून में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। समझे पॉइंट? क्लियर है ये? हम्म। फिर क्या है? इफ द प्रोमिसरी रिलीजेस वन जॉइंट प्रोमिसर इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर्स। The released promisor is still liable to co-promisors for their internal contributions. ठीक है बेटा? सर A, B, and C jointly promise D rupees 9 lakh. If D release A from liability, B and C remain responsible for the full rupees 9 lakh. बताओ। ठीक है? A is not liable to D anymore, but A remains liable to B and C for his share of the debt if they pay on his behalf. ठीक बात ये है ना? अब बेटा यहां था अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रोमिसर के बारे में। अब प्रोमिसी देखो, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा कि भाई ए बी सी ने प्रोमिस किया हुआ है, तो ये लोग कहलाए जॉइंट प्रोमिसर। है ना? अब मान लो इन लोगों ने लोन जो है ना वो डी से नहीं लिया। है ना? मान लो इन लोगों ने लोन लिया है किससे? एक्स वाई और जेड, तीन लोगों से। ये कहलाए जॉइंट प्रोमिस। अब हम इनकी बात करने वाले हैं। अभी प्रोमिसर जॉइंट थे, अब प्रोमिसी जॉइंट है।
तो अगर प्रोमिसी जॉइंट हैं, है ना, तो व्हेन अ सिंगल पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस टू टू और मोर promises jointly during their lifetime, they must claim performance together. मतलब याद रखना बेटा, जनरल लाइन लिख लो एक, liabilities are joint and several, but rights are joint only. नोट कर लो ये। नहीं, कह सकते बेनिफिट, लेकिन अधिकार की बात कर रहे हैं अपन, अभी ये वाला ही पढ़ रहे हैं। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका। तो इफ वन प्रोमिसी डाइज, हाँ देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे एक्स वाई जेड ने लोन दिया हुआ है, तो लोन मांगेगा कौन? क्या अकेले एक्स मांग सकता है, या तीनों ही मांगेंगे तब देगा वो? कोई भी कौन सा? नहीं, राइट्स आर जॉइंट। कोई एक जो है वो लोन नहीं मांग सकता। किसी एक से पूरा लोन चुकवाया जा सकता है, पर कोई एक पूरा लोन डिमांड नहीं कर सकता। वो लेके भाग गया तो बाकी लोग का क्या होगा? हाँ, अब बोलो। तो जैसे मांग तो सकते हैं, भले ही आपस में डिवाइड कर लें। नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ चांसेस हैं कि वो अकेला लेके भाग गया तो फिर क्या होगा। इसलिए हमने बोला कि नहीं, अधिकार आप जॉइंटली ही क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। समझ में आ रहा है? अधिकार अलग अलग नहीं करेंगे। लाइबिलिटी में बंदा नाटक कर सकता है, अधिकार में कोई नाटक थोड़ी करेगा। आ रहा है समझ में? इफ वन promisee dies, their legal representative shares that right jointly with the surviving promises. है ना, मतलब एक की डेथ हो गई तो लीगल वो रिप्रेजेंटेटिव। साथ में मिलकर के आ जाएगा। सबकी डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव साथ में डिमांड करेंगे। बोलो, क्लियर है ये? ए ने 5 लाख रुपए बोरो किए, किससे? बी और सी से। अब यहाँ पर अगर बी की डेथ हो गई तो बी का रिप्रेजेंटेटिव सी के साथ मिल करके ए से डिमांड करेगा। सी की भी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दोनों के मिल करके डिमांड करेंगे। बोलो, क्या ये क्लियर है? बोलो बोलो। बोलो बोलो।
एक बार जॉइंट प्रॉमिस पूरा रीड कर लो, अब टॉपिक चेंज होगा। पूरा फुल टॉपिक रीड कर लो, जो भी डाउट है वो बताओ। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर है, प्रोमिसर की डेथ हो जाती है और जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो माइनर है। अधिकार तो मिलते ही हैं। अच्छा, प्रोमिसर में तो प्रोमिसर की डेथ उसकी हो गई। प्रॉपर्टी लायबल होगी। पर्सनल स्किल है तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हो जाएगा तो बताएंगे आप लोग। हम्म। यस। ठीक है। यस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। आमतौर पर क्या होता है, टाइम और प्लेस कहाँ होती है? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन। यस।
ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो, है ना, तो अपन लोग ने ये देखा हुआ है कि भाई रीजनेबल टाइम में क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा, है ना। प्लेस नहीं है तो कोई प्लेस, मतलब जो प्लेस ऑफ बिजनेस होती है आमतौर पर वहीं पर होता है। क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज और है, इसके लिए ये टॉपिक अपन लोग एग्जाम्पल से समझें। एग्जाम्पल ये है कि मेरे घर के पास एक किराना की शॉप है जिससे कि मैं क्या कर रहा हूँ, राशन ऑर्डर कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? अब मैं फोन पर ऑर्डर कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं ये सोचूं क्या, कि ये बंदा घर डिलीवर कर दे। यह हो सकता है कि बस वो सामान पैक करेगा, दुकान से आपको जाकर के उठाना पड़ेगा। मान लो कि उसको आपका घर पता है, ठीक है, तो भी माल पैक करवाना और डिलीवर करवाने के लिए आपको अलग से बोलना पड़ेगा। मतलब आपने बोला कि हाँ ये वाला पैक कर दो, और आप बोलोगे कि हाँ भेज दो, तब वो भेजेगा। इसको बोलते हैं अप्लाइंग फॉर परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस। इसका मीनिंग लिख लो, ये लिख लो एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस, क्योंकि इसका काफी रोल है। बोलो। तो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है ना, या तो अनस्पेसिफाइड है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस से हमको पता चलता है कि कैसे होगा। 46 और 50 सेक्शन में ही लिखा हुआ, टाइम फॉर परफॉर्मेंस व्हेन नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। याद रखना बेटा, नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड मतलब, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, मतलब वो खुद से ही क्या करेगा, भेज देगा। याद रखना, उसी एग्जाम्पल पे चलना, जहां हमको दुकानदार को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया भेज देना, वो खुद से ही क्या करने वाला है, भेज देने वाला है। नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड मतलब एक तरीके से समझ लो कि ऐसी बात हो गई है कि भैया हम बोलेंगे नहीं, तुम खुद से भेज देना। क्लियर है। तो रूल ये है कि अगर प्रॉमिसर को परफॉर्म करना है विदाउट बीइंग आस्क्ड, हम यहाँ पर प्रॉमिसर दुकान वाले को लेकर के चल रहे हैं, तो अगर उसको गुड्स डिलीवर करने हैं बिना प्रॉमिसी के बोले हैं, क्लियर है, एंड नो स्पेसिफिक टाइम इज सेट, तो फिर प्रॉमिस कितने समय में परफॉर्म हो जाना चाहिए, रीजनेबल टाइम। हाउ वुड वी फाइंड आउट रीजनेबल टाइम, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करेगा बेटा, फॉर ईच केस। फॉर इंस्टेंस, 1 week might be reasonable in some context while 1 month might be needed in another scenario. बोलो ये पहला पॉइंट समझ में आया या नहीं।
यस सर। हो गया। टाइम इन प्लेस फॉर परफॉर्मेंस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स कि प्रॉमिस किसी पर्टिकुलर दिन होना है परफॉर्म, है ना, और है ना, डे तय हो गया, तो प्रोमिसर को ये करना पड़ेगा। एंड द प्रोमिसर मस्ट डू सो विदाउट प्रोमिस आस्किंग, मतलब कि ये विदाउट एप्लीकेशन वाला केस है ना। तो उस दिन प्रोमिसर कब परफॉर्म करेगा? यूजुअल बिजनेस आवर्स में। और प्लेस नॉर्मल, जहां पर की परफॉर्मेंस ड्यू है वहीं पर वो परफॉर्म करेगा। बोलो 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 बोलो। अरे बोलो भाई। यस सर। क्लियर है तो बोलो, नहीं है तो वो बताओ, इंफॉर्मेशन तो मिले। नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो बोलो कि 1 मिनट और दो। बोलो, सर है ना। इफ गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड ऑन अ सर्टेन डेट बट द डिलीवरी इज ऑफर्ड आफ्टर 8:30 PM, तो प्रोमिसी में रिफ्यूज, क्योंकि यूजुअल बिजनेस आवर्स जो है वो बेटा ओवर। तो ये तो क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में नहीं दिया रिप्लेस कर सकता है। अरे यही तो पढ़ रहे हैं, यूजुअल बिजनेस आवर्स में करेगा ना वो परफॉर्म। अब पॉइंट ये कि यूजुअल बिजनेस आवर्स में नहीं करेगा तो क्या होगा? तो वो मना कर सकता है ना परफॉर्म के लिए, ऐसे रात को 2 बजे आ जाए वो। मना नहीं कर सकते, मतलब क्या? नहीं आया समझ। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे, है ना। अब देखो, ये है विद एप्लीकेशन। जो ऊपर वाला था वो क्या था? विदाउट एप्लीकेशन। ये विद एप्लीकेशन, इसका मतलब कैसा तय हुआ है उसको बताना पड़ेगा दुकानदार को कि भैया डिलीवर कर दो, तब वो करेगा, मतलब वो खुद से नहीं कर रहा। तो रूल ये कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि किसी दिन पर्टिकुलर परफॉर्म होना है, बट प्रोमिसर तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि उसको बोला ना जाए प्रोमिसी के द्वारा। तो प्रोमिसी को उसको फोन करके प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस तय करनी पड़ेगी, तब प्रोमिसर के ऊपर ऑब्लिगेशन आएगी परफॉर्मेंस की। बोलो 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 बोलो। डिसाइडिंग व्हाट इज प्रॉपर, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सर्कमस्टेंसेस सब डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल बिजनेस आवर्स और लोकेशन क्या है, कैन बी इंस्पेक्टेड और एक्सेप्टेड सेफली, ये ड्यूरिंग, है ना।
ठीक है। यस। है ना। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कहा है कि 10 जनवरी को डिलीवर कर देना अपॉन द प्रोमिसीज रिक्वेस्ट। तो प्रोमिसी को अप्रोच करना पड़ेगा 10 जनवरी को, और फिर वो क्या करेगा बेटा, गुड्स डिलीवर करेगा। है ना। यस फिर सर। क्या है, नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। रूल क्या है, इफ द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म विदाउट द प्रोमिसीज एप्लीकेशन and no place is fixed in the contract, the promisor should ask the promisee to accept reasonable place for performance। क्या बात हो रही है ना। अगर मान लो कि वो क्या करेगा, विदाउट प्रोमिस एप्लीकेशन उसको करना है ना, और कोई प्लेस फिक्स नहीं हुई है, तो प्रोमिसर जो है वो फोन करके पूछेगा कि भैया कहाँ परफॉर्म करना है। ठीक है ना। सर तो लेकिन ये तो एप्लीकेशन ही जैसा होगा, फोन नहीं तो करके तो। प्रोमिसर ना, प्रोमिसी थोड़ी। एप्लीकेशन में प्रॉमिस बता दो। प्रोमिसी बताता है ना। ठीक है। यस सर। और उसके बाद फिर प्रोमिसर क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब बात ये तय हुई थी कि तुम परफॉर्म कर दोगे, जगह तय नहीं हुई थी तो वो फोन करके पूछ रहा है। और नहीं तो यूजुअल प्लेस, ए agrees to deliver 1000 mounds of jute on fixed डे, पर प्लेस तय नहीं हुई। तो A must request B to choose a reasonable place for delivery and A must deliver there। ठीक है। ठीक है। अब परफॉर्मेंस इन मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब्ड और sanctioned by promisee, the promiser may perform the promise in any manner or at any time the promisee prescribes or sanctions। मतलब अगर टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, मैनर प्रिस्क्राइब्ड है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसा तय हुआ है उसी हिसाब से परफॉर्म करो। इफ द प्रोमिसी अग्रीज टू अ डिफरेंट अप्रोच, पार्शियल डिलीवरी, इंटरवल पे या वैसा, तो जो तय हुआ है उस हिसाब से परफॉर्मेंस करो आप, वो वैलिड है। क्लियर है ना। फिर द प्रोमिसी इफेक्टिवली मॉडिफाइज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स regarding time and mode of performance। If the original contract says deliver all goods on 1st Feb, but the promisee sanctions daily delivery from 25th to 1st Feb, तो वो legally comply with the, he will legally comply with the new schedule। ठीक है, तय होना चाहिए मतलब। रीड कर लो पूरा। ये सब ना अलग अलग टाइमिंग, ये टाइमिंग बोल रहा हूँ, ये सब अलग अलग टॉपिक्स। क्लियर है। ये अपने आप में पूरा अलग टॉपिक आ सकता है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, 5 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन जो न्यू शेड्यूल है वो प्रोमिसर के मतलब अप्रोच में नहीं था, वो नहीं कर पाया उस दिन।
फिर से क्या? सर न्यू शेड्यूल बना, न्यू टाइम और न्यू प्लेस बनी है, हाँ। वो प्रोमिसर के बिहाफ में नहीं है, मतलब प्रोमिसर डेट में नहीं डिलीवर कर नहीं सकते नहीं, कुछ। तय होगा तभी होगा। देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट चल रही, जो तय हुआ उसी हिसाब से होगा, जो तय नहीं हुआ उस हिसाब से नहीं होगा। बाद में कोई नई कंडीशन ऐड नहीं हो सकती, होगी तो दोनों की मर्जी से होगी। ये सब बातें कांस्टेंट चल रही हैं। तो सर मतलब प्रोमिसर मना कर देगा तो पुराने शेड्यूल है। हाँ। सैंक्शन का मतलब उससे पूछा गया ना। यस सर। हो गया। चलो यहाँ से कल करते हैं। ठीक है, अभी ब्रेक करते हैं।